नमस्कार। आज हम एक ऐसी ऊंचाई पर जाने वाले हैं जहां से दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है। जमीन से शुरू करके हम सीधे उन अदृश्य परतों की तरफ चलेंगे जो हमारी धरती पर जीवन को लगातार आकार दे रही हैं। खैर, ये कोई आम चर्चा नहीं है। ये मौसम की उथल-पुथल से लेकर अंतरिक्ष के बिल्कुल किनारे तक की एक जबरदस्त उड़ान होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिए, हवाई में आने वाला एक भयानक तूफान, टोक्यो से उड़ने वाली एक अर्ली कमर्शियल फ्लाइट और अचानक से आने वाली हड्डियां जमा देने वाली सर्दी। इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी धरती की सतह से कहीं ऊपर, हाई ऑल्टीट्यूड फिजिक्स और हवा की उन विशालकाय धाराओं में छिपा है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा रूट मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम रिवर्स इन द स्काई यानी आसमान में बहने वाली नदियों को समझेंगे। फिर हम एंट्री लेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक शील्ड में। उसके बाद थोड़ा और ऊपर, सीधे नियर स्पेस की तरफ। और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारे क्लाइमेट यानी जलवायु से कैसे जुड़ा है। चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, आसमान की इन नदियों पर, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हैं क्या? असल में ट्रोपोस्फियर के बिल्कुल टॉप पर हवा की बहुत ही तेजी से बहने वाली संकरी और घुमावदार धाराएं होती हैं, जो ज्यादातर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। इन्हें ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सूरज की गर्मी, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और हमारी धरती के घूमने से पैदा होने वाले कोरियोलिस फोर्स का नतीजा है। एक तरह से मान लीजिए कि ये हमारे वायुमंडल के इनविजिबल हाईवेज हैं, जो हर रोज हमारे मौसम को ड्राइव करते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इंसानों को इन अदृश्य हवाओं के बारे में पता कैसे चला। इसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, 1883 में जब क्रैकेटोआ ज्वालामुखी फटा तो लोगों ने आसमान में एक भूमध्य रेखीय धुएं की धार को बहते देखा। फिर 1920 के दशक में वासाबुर्मा ओइशी नाम के एक जापानी मौसम विज्ञानी ने वेदर बलून्स के जरिए इन्हें ढूंढ निकाला। और रही सही कसर पूरी हो गई 1944 में, वर्ल्ड वॉर II के दौरान, जब बॉम्बर प्लेन्स का सामना अचानक 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली टेल विंड से हुआ। तब जाकर दुनिया को उनकी असली ताकत का अंदाजा हुआ। और इनकी स्पीड, यकीन मानिए, इनकी रफ्तार आपको हैरान कर देगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ। फरवरी 2024 में कुछ कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स ने इन्हीं जेट स्ट्रीम्स पर सर्व करते हुए जमीन के हिसाब से 800 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड पकड़ ली थी। मतलब अगर इन धाराओं का सही इस्तेमाल किया जाए तो फ्लाइट का टाइम और फ्यूल दोनों की जबरदस्त बचत हो सकती है। इन आसमानी नदियों ने हमारी हिस्ट्री और ट्रैवल को जिस तरह से अफेक्ट किया है, वो सच में कमाल है। 1952 की ही बात ले लीजिए। पैन एम के एक कमर्शियल फ्लाइट ने इन्हीं हवाओं का फायदा उठाकर टोक्यो से होनोलुलु का सफर 18 घंटे से घटाकर 11.5 घंटे कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, 2007 में विंडशीयर ने हवाई को हरिकेन फ्लॉसी के तबाही से बचाया था। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। वर्ल्ड वॉर II में जापानी फूगो बलून बॉम्ब्स ने इन्हीं करंट्स का इस्तेमाल करके पैसिफिक ओशन पार किया था। खैर, अब इन तेज हवाओं से थोड़ा और ऊपर चलते हैं और बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की, हमारी एक ऐसी ढाल जो इस सारी उथल-पुथल के ऊपर बिल्कुल शांत है। जैसे ही हम ट्रोपोस्फेयर को छोड़कर ऊपर आते हैं, मौसम का सारा शोर शराबा पीछे छूट जाता है। आपको पता ही होगा, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पर तापमान गिरता है और मौसम की सारी गड़बड़ यहीं होती है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, तापमान बढ़ने लगता है और यही चीज़ इस जगह को बेहद स्टेबल, ड्राई और बिल्कुल शांत बना देती है। एक तरह की सैंक्चुरी अगर आप कहना चाहें। तो टेक्निकली स्ट्रेटोस्फेयर हमारे वायुमंडल की दूसरी लेयर है, जो करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अब इसका तापमान ऊपर जाने पर बढ़ता क्यों है? क्योंकि यहाँ होती है ओजोन लेयर, जो सूरज की हार्मफुल यूवी रेस को सोख लेती है। वैसे इस अनोखी लेयर की खोज 1902 में स्पेशल बलून्स के जरिए की गई थी। अब देखते हैं कि ये ओजोन शील्ड आखिर काम कैसे करती है। इसे साइंस की भाषा में चैपमैन साइकिल कहते हैं। होता यह है कि सबसे पहले यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को 2 अलग अलग एटम्स में तोड़ देता है। फिर एक अकेला ऑक्सीजन एटम किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन यानी O3 बनाता है और इस प्रोसेस में गर्मी निकलती है। इसके बाद ओजोन तेजी से यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये साइकिल लगातार चलती रहती है और यही वो केमिकल रिएक्शन है जो ना सिर्फ हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, बल्कि इस लेयर को इतना स्टेबल भी रखता है।
और इस स्टेबिलिटी का इंसान ने क्या खूब फायदा उठाया है। कॉनकॉर्ड और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे सुपरफास्ट प्लेन्स हमेशा इसी लेयर में उड़ना पसंद करते थे। नीचे के एटमॉस्फेयर की डेंस हवा और टर्ब्यूलेंस से बचकर ये हाई स्पीड प्लेन्स यहाँ न सिर्फ फ्यूल बचाते थे बल्कि उन्हें एकदम स्मूथ फ्लाइट भी मिलती थी। इंसान का इस वायुमंडलीय परत का इस तरह से यूज करना सच में कमाल की इंजीनियरिंग है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक और बड़ा सरप्राइज है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2001 में 41 किलोमीटर्स की इस एक्सट्रीम ऊंचाई पर साइंटिस्ट्स को क्या मिला था? जीवित बैक्टीरिया, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर का ये कठोर एनवायरनमेंट भी हमारे बायोस्फीयर का ही एक हिस्सा है। यह बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। अब वक्त आ गया है 50 किलोमीटर की लिमिट क्रॉस करने का। चलिए चलते हैं नियर स्पेस में, स्पेस ऑर्बिट से ठीक पहले का आखिरी पड़ाव। तो नियर स्पेस क्या है? ये वायुमंडल का वो हिस्सा है जो 20 से 100 किलोमीटर के बीच आता है। ये जगह कमर्शियल प्लेन्स की पहुंच से बहुत ऊपर है, लेकिन उन सैटेलाइट से नीचे है जो हमारी धरती का चक्कर लगाते हैं। अब हम जानते हैं कि 100 किलोमीटर पर कर्मन लाइन के बाद अंतरिक्ष विज्ञान के नियम शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये बीच का जो इंटरमीडिएट जोन है ना, ये अर्थ के ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको यहाँ हाई ऑल्टीट्यूड वेदर बलून्स और पोंगसैट्स मिलेंगे, या फिर लॉकहीड U-2 जैसे एयरक्राफ्ट्स। और क्योंकि यहाँ कोई तूफान नहीं आते और ना ही सैटेलाइट सिग्नल डाउन होते हैं, ये एकदम परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड है। यहाँ पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वायुमंडल की चमक यानी एयरग्लो और एटमॉस्फेयर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में चमकने वाली बिजली को ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम ब्लू जेट्स कहते हैं। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, जलवायु और हवा की धाराएं। आखिर ये सब हमारे बदलते मौसम से कैसे जुड़ा है? इन ऊंचाइयों से वापस धरती की तरफ देखें तो समझ आएगा कि इन हाई ऑल्टीट्यूड लेयर्स का हमारी जमीन के मौसम पर कितना डायरेक्ट असर पड़ता है। जेट स्ट्रीम के अंदर घुमावदार रोसबी लहरें बनती हैं जो ध्रुवों की ठंडी हवा को अलग करके आगे बढ़ा सकती हैं, और जब ये जेट स्ट्रीम अनस्टेबल होकर बहुत ज्यादा वेवी हो जाती है तो ये अपने नीचे एक ही जगह रुकने वाले भयानक मौसम को जन्म देती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका की कंपा देने वाली सर्दी या यूरोप की जानलेवा हीट वेव्स। अब देखिए, यहाँ साइंटिफिक कम्युनिटी में एक तगड़ी बहस चल रही है। एक तरफ है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि आर्कटिक ग्लोबल एवरेज से 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इसकी वजह से फ्रांसिस वावरस हाइपोथेसिस ये मानती है कि इस गर्मी से तापमान का अंतर कम हो रहा है, जिससे जेट स्ट्रीम स्लो और वेवी हो गई है और पोलर वॉर्टेक्स लीक हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ का डेटा कुछ और ही इशारा करता है। पैमेप जैसे क्लाइमेटिक मॉडल्स बताते हैं कि समुद्री बर्फ पिघलने से जेट स्ट्रीम में जो बदलाव आते हैं वो बहुत ही मामूली हैं और इसे पूरी तरह से नेचुरल वेरिएबिलिटी के अंदर ही माना जाना चाहिए। दोनों पक्षों के पास अपने अपने सॉलिड डेटा हैं और सच कहूं तो ये सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि इस पर लगातार रिसर्च अभी भी जारी है। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही आता है, सोचिए, अगर ये इनविजिबल हाईवेज जिन्होंने हजारों सालों से धरती को एक आकार दिया है,